हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की विशेषता। साथ ही साथ इसमें हम जो डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की शेड्यूल्स, पार्ट्स और सोर्सेज के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। आधुनिक समय में सभी राष्ट्र प्रभुसत्ता संपन्न है, उनके अपने संविधान है। प्रत्येक संविधान की अपनी कुछ विशेषता होती है जो उस देश की भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं पर निर्भर करती है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड में संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। वहाँ का शासन व्यवस्था परंपराओं पर आधारित है। भारत का संविधान लिखित है जो कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की भौगोलिक और आर्थिक दशाओं के मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा संविधान बनाना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न देशों के शासन व्यवस्था से विभिन्न स्रोत लिए। इसी कारण भारतीय संविधान पर विश्व के कई प्रमुख संविधानों का प्रभाव देखने को मिलता है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, संघीय शासन कनाडा से, आपातकालीन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान का लगभग 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। सबसे पहले हम मेनली डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के शेड्यूल्स, पार्ट्स और संविधान के सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के शेड्यूल्स के बारे में। भारतीय संविधान के फर्स्ट जो शेड्यूल में है राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन, और सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा और विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजिस और भारत के नियंत्रण व महालेखा बोर्ड के वेतन भत्ते और सुविधाओं का विवरण। थर्ड शेड्यूल में है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ और विवरण। फोर्थ शेड्यूल में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। और पांचवी जो शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के ट्राइबल एरिया के प्रशासन के विषय में उपबंध समिति। और सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र में शक्ति के वितरण से संबंधित सूची, संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आठवीं अनुसूची में मान्यता द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख। और 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार संबंधी यानी लैंड रिफॉर्म अधिनियमों को विधिगत करण। और 10वीं अनुसूची में समूह परिवर्तन संबंधी उपबंध और समूह परिवर्तन के आधार पर अयोग्यताएं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान के भाग। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है जो इस प्रकार से है। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में द स्टेट, भाग 7 में पहली अनुसूची के बी भाग में राज्य, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 के ए भाग में नगर पालिका, भाग 9 के भाग बी सहकारी समितियां, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 में
वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। भाग 14 में संघ राज्यों के तहत सेवाएं। भाग 14A में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में चुनाव। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस। और भाग 17 में भाषाएं। और भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन। भाग 19 में विविध और भाग 20 में संविधान का संशोधन और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण से पूर्व विश्व के प्रमुख संविधानों का विश्लेषण किया और उनकी अच्छाइयों की संविधान में समाविष्ट किया यानी उन्हें शामिल किया। हमारे संविधान निर्माता ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जो विश्व के अन्य संविधान से श्रेष्ठ हो। तो हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले यूएसए से हमने क्या क्या वहाँ से स्रोत लिए है। फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्लोकन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की विधि, कानून की उचित प्रक्रिया, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था और न्यायिक पुनर्निरीक्षण। सेकंड है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने कानून निर्माण, संसदीय शासन, कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय प्रक्रिया, एक सदनीय विधानमंडल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। थर्ड है कनाडा से। कनाडा से हमने संघात्मक और संघात्मक के साथ मजबूत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्ति संबंधी। आयरलैंड से हमने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का चुनाव विधि, राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्तियाँ। नेक्स्ट जर्मनी से हमने संकटकालीन शक्तियाँ, निलंबन, मौलिक अधिकार यानी सस्पेंशन, फंडामेंटल राइट। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और नेक्स्ट व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। 1935 के अधिनियम से संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक न्यायिक व्यवस्था, आपातकालीन संघ लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का पद आदि 1935 के एक्ट से लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। फर्स्ट है लिखित एवं निर्मित संविधान। अमेरिका संविधान की तरह भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है। संविधान सभा ने शासन से संबंधित मौलिक नियमों को संविधान सभा के द्वारा लिखित तौर पर तैयार किया गया है। इसे पूरा करने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। वर्तमान में संविधान में 465 अनुच्छेद है जो 25 भागों में विभाजित है। 12 अनुसूचियां हैं। वैसे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का निर्माण अपनी प्रभुसत्तापूर्ण प्रतिनिधि संस्था संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में तैयार किया गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 26 नवंबर को तैयार कर 26 जनवरी को देश पर लागू कर दिया। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन प्रीम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक संविधान के मौलिक उद्देश्य तथा लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राय संविधान की प्रस्तावना के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावना के 3 मुख्य प्रयोजन हैं। प्रथम यह व्यक्त करता है कि संविधान निर्माताओं के विचार तथा उद्देश्य क्या थे। द्वितीय उन विचारों तथा उद्देश्यों को संविधान में कहाँ तक स्थान दिया गया है। तृतीय यह वैधानिक दृष्टिकोण से प्रस्तावना का महत्व सीमित है, फिर भी कभी कभी
संविधान के अस्पष्ट उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए उसकी सहायता ली जाती है। के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के हृदय कुंजी है। हमारे संविधान की उद्देशिका में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने आदि का वर्णन किया गया है। थर्ड, विस्तृत संविधान। ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। इसमें वर्तमान में 465 अनुच्छेद है, 25 भाग शामिल है। इसकी तुलना में अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 146, कनाडा के संविधान में 147 तथा अफ्रीका के संविधान में 135 अनुच्छेद है। इससे विदित होता है कि हमारे देश का संविधान विश्व के संविधान से विस्तृत है। डॉक्टर आइजनर जेनिक्स के शब्दों में भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारे संविधान का विस्तृत होने का कारण भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। नागरिकों के मौलिक अधिकार व राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान में अनेक प्रशासनिक संगठन का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग तथा भाषा आयोग का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से प्रेरित। हमारे देश के संविधान में विभिन्न देश के शासन व्यवस्था की झलक हमको देखने को मिलती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया। भारत के संविधान निर्माताओं ने अधिकतर स्रोत 1935 के अधिनियम से लिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान व आयरलैंड के संविधान से विभिन्न स्रोत लिए हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ यह है कि शासन का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। जिस भी नागरिक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वो मत का प्रयोग कर सकता है। वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकता है। लोकतंत्र का अर्थ ये भी है कि संविधान विधि के शासन को स्थापित करता है। सभी विधि के समक्ष समान है तथा सभी के साथ। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है। धार्मिक मामलों में राज्य पूर्णतः तटस्थ है। वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। सरकारी सेवाओं में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, समाजवाद। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद शब्द देश के भावी सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को स्पष्ट करता है। भारत में चीन की तरह समाजवादी राज्य नहीं है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यापक व्याख्या की है और राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट, रिपब्लिक। भारत को गणतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत राज्य नहीं है बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि है। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष वंशानुगत राजा है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ब्रिटेन की तरह भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है जो कि संवैधानिक मुख्य है। वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका है। 42वें संवैधानिक संशोधन कर राष्ट्रपति की भूमिका को बहुत ही सीमित कर दिया है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधानपालिका के निचले सदन में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि विधानपालिका के सदस्य ही कार्यपालिका में शामिल होते हैं। कानून का निर्माण करना विधानपालिका का कार्य है और इसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका का कार्य है। नेक्स्ट है एकात्मक लक्ष्य सहित संघात्मक शासन। संविधान भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों का सम्मिश्रण है। संघात्मक विभाजन लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल, दोहरी शासन व्यवस्था है। दूसरी ओर हमारे संविधान में एकात्मक की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसमें एकरी नागरिकता, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्तियां, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, वित्त पर केंद्र का नियंत्रण, अखिल भारतीय सेवाओं में
अखिल भारतीय सेवाओं में केंद्र का नियंत्रण। नेक्स्ट, लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण। भारत का संविधान ना तो अमेरिका संविधान की भांति कठोर है और ना ही ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है जो समय समय के साथ बदलते रहते हैं। भारत के संविधान में दो प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। एक साधारण विधि द्वारा, जो कि दोनों सदनों के 2/3 मेजोरिटी से होता है, जिसके अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश। दूसरी विधि जिसमें सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी वो आधे राज्यों के विधान पालिका की स्वीकृति। इसमें राष्ट्रपति का इलेक्शन केंद्र राज्यों के कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। इसलिए भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ ये है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए संविधान में कुछ आदर्श रखे गए हैं ताकि वे उनके अनुसार अपनी नीति का निर्माण करके जनता की भलाई के लिए कुछ कर सके। इन सिद्धांतों को यदि लागू किया जाए तो भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास शीघ्र होगा। मिनरल और मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नेक्स्ट है संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसद को ना तो ब्रिटिश संसद की तरह प्रभुसत्ता प्राप्त है और ना ही अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक सर्वोच्चता प्राप्त है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। इंग्लैंड में संसद द्वारा पारित कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेरिका में न्यायपालिका को न्याय के क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। भारत में संसद को प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं है। वो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर सकती है, जो संविधान के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो। साथ ही संसद न्यायपालिका के शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में दोहरी शासन प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के मध्य विवाद का समाधान करता है। यह कार्यपालिका द्वारा लागू कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। नागरिकों का अधिकार हनन होने पर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख जारी करता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अमेरिका संविधान की भांति भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे फर्स्ट है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकारों को किन परिस्थितियों में किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकेंगे। संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा कवन ए जोड़कर नागरिकों को 10 प्रकार के मौलिक अधिकार निश्चित किए, परंतु 2002 में 86 अमेंडमेंट कर परिवारों को कर्तव्य सुनिश्चित कर दिया गया कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा प्रदान करें। वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है एकरी नागरिकता। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। यह केंद्र और राज्यों को अपनी ही सरकार है, परंतु संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को अनुभव कर एकरी नागरिकता को अपनाया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य का और दूसरा देश की नागरिकता प्रदान है। भारत में नागरिक किसी भी क्षेत्र में निवास क्यों ना करता हो, उसकी मातृभाषा कुछ भी हो, उसकी रीति रिवाजों और आदतों में कितना ही अंतर क्यों ना हो, सभी को एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्रदान है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। आपातकाल से संबंध उपबंध वेमर गणराज्य जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसमें युद्ध या युद्ध की संभावना या सशस्त्र विद्रोह के कारण आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट, आर्टिकल 352 एंड सेकंड, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाने अथवा विफल होने की संभावना होने पर आर्टिकल
356 एंड नेक्स्ट वित्तीय संकट 360। उपरोक्त आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति वास्तव में मंत्रिमंडल के सहमति से करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विश्व शांति के आदर्श की मान्यता। भारतीय संविधान विश्व शांति का प्रबल समर्थक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के लिए निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को समृद्ध बनाए, राष्ट्रों के मध्य न्याय एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे, संगठित राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि कर आधार करे तथा पंच निर्णयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को प्रोत्साहित करे। भारत की विदेश नीति शांतिवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति आदर, जातिवाद और नस्लवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध आदि यह विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारत का संविधान की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय का विशेष ध्यान दिया गया है। स्त्री व पुरुष को समान जीवन यापन का अधिकार दिया गया है। पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक जातियों की सुरक्षा व उत्थान का उचित प्रावधान किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं, राष्ट्रीय नियोजन तथा बुढ़ापा पेंशन योजना यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। उपरोक्त के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में काफ़ी आलोचना भी की गई है। विद्वानों ने इसे काफ़ी विस्तृत व जटिल बताया है क्योंकि भारत के संविधान में हर भाग व अनुच्छेद में छोटी छोटी बातों को भी शामिल किया गया है। दूसरे विद्वान अन्य देशों से लिया गया स्रोत को नकल मानते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तथा मौलिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इतने आलोचना के बावजूद भी हमारा संविधान विशेष महत्व रखता है क्योंकि संविधान में उपबंध अनुच्छेद में प्रत्येक विषय को विस्तार पूर्वक बताया है जो कि संघात्मक व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश की संविधान में प्रस्तावना भी है। यदि संविधान में कुछ बातें अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। डॉक्टर कश्यप के अनुसार हमारा संविधान एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट प्रलेख है। वो बहुत लचीला है, उसे विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप डाला जा सकता है। यह संविधान संघात्मक और एकात्मक, राष्ट्रपतीय और संसदीय सभी कुछ है क्योंकि इसमें सभी प्रणालियों के सर्वश्रेष्ठ गुणों का समावेश और द्वंद्वों का समन्वय किया गया है। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र फलता फूलता रहा है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी देश के संसदीय शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।